हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट जेआरएफ दिसंबर 2026 जो का कोर्स है। उसमें इनिशियली पैटर्न क्या रहेगा कोर्स का, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका फंडामेंटल्स कवर करेंगे, मेनली एनालिसिस पार्ट और एल्जेब्रा पार्ट, जिसमें हमारे सेट्स यूज होते हैं, फंक्शंस यूज होते हैं, रिलेशंस यूज होते हैं। और जैसे ये सारे बेसिक टर्म्स फंडामेंटल्स कवर हो जाएंगे, हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। एक मॉडर्न अलजेब्रा अलग कर लेंगे और रियल एनालिसिस अलग कर लेंगे। और वीकली 3 डेज आपको मॉडर्न अलजेब्रा कवर अप करेंगे और वीकली 3 डेज आपका रियल एनालिसिस कवर होगा। देन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स और नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके डिटेल तक पढ़ने वाले हैं। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कंटेंट काम आएगा। बट बेसिक बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे। इनिशियली हो सकता है आपको लगे कि बहुत बेसिक है, लेकिन हर लेवल तक पहुंचा जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम मेनली स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स कैसे बनाते हैं। बट ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे अगर हमें सेट्स भी डिफाइन करना है, तो आपके लाइफ में डेली बेसिस पे हम क्या यूज करते हैं, उसी को यूज करके हम सेट्स बनाएंगे, ताकि आपको चीजें लिंक हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट आपका सेट्स। आपकी जो घर की रसोई है, किचन, उसमें सेट्स का क्या यूज है। इसी टाइप से मैं बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपके साथ लेके आऊंगा, ताकि आपको चीजें लिंक हो और लाइफ टाइम याद रहें। जैसे किचन में सारा आपकी जो थिंग्स हैं, सामान है, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होता है। सिंपली जैसे यूटेंसिल जो आप ईटिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें स्पून्स हो गए, फॉग हो गए, नाइफ हो गए, तो उनके लिए एक अलग आपका ड्रॉर है, एक अलग आपका ड्रॉर बना हुआ है। उसमें आपके स्पून्स होते हैं, फॉक्स होते हैं, नाइफ होते हैं। सिमिलरली जितने भी मसाले हैं अलग अलग बॉक्सेस में होते हैं, या अलग से एक बॉक्स होता है। आपके जितने भी ग्रोसरीज या फूड आइटम हैं, जैसे राइस हो गए, आटा हो गया, दाल्स होगी, ये अलग अलग बॉक्सेस में क्लासिफाइड हैं। अब यहां सेट्स का कहां यूज है मैं अभी डिस्कस करूंगा। कुकिंग आइटम अलग से एक प्लेस पे रिप्लेस होता है। ठीक है, अब यहां देखिए, ये एक आपने सेट बनाया हुआ। सेट का यह मतलब क्या है, यहां ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैं जो आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है उसको लिंक करता हूं रियल लाइफ से। ऑब्जेक्ट्स का यह मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्पून्स। कलेक्शन क्या है, ये हमने जो कलेक्ट करा है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, उस पर कंडीशन लगा दी। ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए आपके पास, स्पून्स होने चाहिए। अब वो स्पून स्मॉल साइज के हो सकते हैं, बिग साइज के हो सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं, तो सारे स्पून्स एक साथ आ गए। इसी टाइप से कलेक्शन ऑफ ऑल नाइफ, घर पे जितने भी आपके नाइफ्स यूज हो रहे हैं किचन में, वो सारे हमने एक साथ कलेक्ट कर लिए। अब डेफिनेटली यहां ये कंफ्यूजन नहीं है कि ये चीज यहां या स्पून क्या इस कलेक्शन में आएगा, नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी कि इस कलेक्शन में हमें क्या रखना है, ओनली नाइफ रखने हैं। आपकी मदर आएगी तो इसी कलेक्शन को देखेगी, अगर उसको नाइफ की रिक्वायरमेंट है तभी वो इस बॉक्स को नहीं ओपन करेगी, इस बॉक्स में नहीं जाएगी या इस ड्रॉर में नहीं जाएगी। आपके फादर आएंगे तब भी नाइफ अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली इस बॉक्स को रहेंगे। आप आएंगे तो आप भी नाइफ का ही बॉक्स अगर यूज करना है तो आप डायरेक्टली इस कलेक्शन पे जाएंगे। तो आपकी कहीं भी ये कंफ्यूजन नहीं है कि अगर मुझे नाइफ चाहिए तो मैं डायरेक्टली इन चीजों को नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्टली कहां जाऊंगा, जो नाइफ का बॉक्स है वहां से कलेक्ट करूंगा। क्लियर। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेना है,
और ऐसा कलेक्शन लेना है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये ऑब्जेक्ट इसका मेंबर है या नहीं है, जिसको बोलते हैं अंडर वेल डिफाइंड रूल। ये मैं डिटेल में डेफिनेशन बताऊंगा और वेल डिफाइंड का रूल का भी मीनिंग बताऊंगा। जैसे यहां बना लिया मसाले जितने भी हैं उन सब का कलेक्शन, ठीक है। तो यहां वेल डिफाइंड रूल क्या है, मसाले हमें कलेक्ट करने हैं, उनको एक साथ रखना है, अलग अलग एक ड्रॉर में रखना है और बॉक्सेस में रखना है, या जितने भी आपके ग्रोसरीज आइटम है उनको एक जगह कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। या जितने भी आपके कुकिंग आइटम्स हैं जो यूज होते हैं कुकिंग में, उनको एक जगह कलेक्ट करना है। तो इस कुकिंग आइटम में डेफिनेटली ये ऑयल, अब देखिए कुकिंग आइटम है वो जिसके यूज करके कुक करते हैं, तो क्या ये चना दाल इस कलेक्शन में आएगा? नहीं। जिसकी हेल्प से हम कुकिंग करते हैं वो यूटेंसिल यूज कर रहा हूं, कुकिंग यूटेंसिल्स, तो मैं उसमें ऑयल को नहीं ले जा सकता, दाल को नहीं ले जा सकता। तो डेफिनेटली ये जो कलेक्शन है और ये कलेक्शन अपने आप में सेपरेट है। तो जब भी हम कलेक्शन पे एक वेल डिफाइंड रूल अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेट। कलेक्शन का मतलब क्या है, कुछ भी आप कलेक्ट कर लीजिए जो कुछ भी आपको दिख रहा है, लेकिन अंडर अ सर्टेन रूल। और अगर वो रूल वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड का मतलब मैं अभी डिटेल में आपको फिर समझाऊंगा। यहां सेट्स का बेनिफिट क्या हुआ, आपकी थिंग्स क्लासिफाइड होगी, थिंग्स को आपने अलग अलग पार्ट्स में अरेंज कर दिया ताकि आप जब भी यूज करें तो आपकी यूटिलिटी इजी हो। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कहां है सेट की, जितने भी आपके यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स हैं, उन सारी थिंग्स को जब हम अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टीशंस। और यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके आगे की यूज के लिए। मैथमेटिकली देखिए, रियल लाइफ में देखिए, जब आप चीजों को पार्टीशंस यानी कि सेपरेट करके लिखते हैं तो आपकी चीजें यूज करने के लिए इजी हो। तो थिंग्स को इजी बनाने के लिए हम सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में, आपके स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास का अज्यूम कर रहे हैं कि आपका स्कूल है, तो आपकी हर क्लास का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हर क्लास आपको असाइन करा गया कि इस रूम में ये क्लासेस चल रही हैं। तो ये भी क्या है, जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह कलेक्ट हो गए। तो अगर आपका स्कूल में अनाउंस होता है कि 9th क्लास के स्टूडेंट आपके यहां प्रेजेंट हो, तो डेफिनेटली 10th वाला नहीं आएगा, 11th वाला वहां नहीं आएगा। तो यहां एक रूल फिक्स है, द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। जैसे ही मैंने बोला तो आपके स्कूल के जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट है, चाहे उनका स्ट्रीम कोई भी है, वो एक जगह कलेक्ट हो गए। 10th क्लास के स्टूडेंट, 11th क्लास के स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स 9th क्लास, या स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स स्ट्रीम इन 11th क्लास। अब मैथमेटिक्स जिनके पास है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो आर्ट्स स्ट्रीम के हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो बायो लेके अगले डिफरेंट स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो मैं कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स, तो वो भी एक कलेक्शन है। तो यहां जो मैंने रूल अप्लाई किया मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, ये फिक्स रूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां ये नहीं होगा कि ये बच्चा इस क्लास का है या नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि 11th क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट्स का कलेक्शन आपके स्कूल, तो फिक्स है कि उसमें किसी भी फैकल्टी को ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये बच्चा इसमें आएगा या नहीं है। तो जब आपके उस कलेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होता तो दैट इज कॉल्ड अ सेट। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं इसको अगली इमेज के साथ, ताकि आपको यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सेट और नॉट सेट में डिफरेंस क्या है। और यही मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। देखिए पहला एग्जांपल लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ बेस्ट इंडियन प्लेयर्स, क्या ये सेट बनेगा? यहां देखिए, जो ये बेस्ट वर्ड है वो डिपेंड करता है हर पर्सनल ओपिनियन पे। मेरे अकॉर्डिंग इस कलेक्शन में विराट कोहली हो सकता है,
आपके अकॉर्डिंग इस कलेक्शन में विराट कोहली नहीं हो सकता, या रोहित शर्मा इस कलेक्शन में हो सकता है, धोनी इस कलेक्शन में हो सकता है, या जो न्यू प्लेयर हैं उसके अकॉर्डिंग। तो किसी हर स्टूडेंट का, हर पर्सन का फेवरेट प्लेयर और बेस्ट प्लेयर अलग आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इंडियन टीम के जो बेस्ट प्लेयर हैं, तो आपके अकॉर्डिंग और आपके फ्रेंड के अकॉर्डिंग ये दोनों कलेक्शन सेम होने की गारंटी नहीं, क्योंकि ये जो बेस्ट वर्ड है ये वेल डिफाइन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अगर कलेक्शन में ऐसा रूल अप्लाई कर दें जिसमें कंफ्यूजन हो या पर्सन टू पर्सन वो चेंज होता हो, उस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते। कलेक्शन ऑफ अ बेस्ट इंडियन प्लेयर इज नॉट अ सेट, रीजन वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। अब उसमें कंफ्यूजन होगा, एक पर्सन के अकॉर्डिंग होगा कि कुछ प्लेयर हैं, एक पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ प्लेयर नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट। अगर मैं इसी में यूज कर लूं कलेक्शन ऑफ इंडियन प्लेयर हुज हैव स्कोर 50+ सेंचुरी इन ओडीआई, अब यहां फिक्स हो जाएगा कि वो सारे प्लेयर ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में आ जाएंगे जिनके पास 15+ का मतलब 16, 17, 18, इस 15 से ज्यादा सेंचुरीज बनाई हुई है। डेफिनेटली इसमें सचिन आ जाएगा, डेफिनेटली इसमें रोहित शर्मा भी आ जाएगा, डेफिनेटली इसमें विराट कोहली भी आ जाएगा। तो वो सारे प्लेयर्स का लिस्ट आ जाएगा जिनका 50+ सेंचुरी है ओडीआई में। तो वो फिक्स लिस्ट है, चाहे आप वो यहां देखिए, चाहे आप किसी भी पर्सन से उस कलेक्शन को वेरीफाई कराइए, उस कलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा प्लेयर इसमें आएगा, कौन सा प्लेयर इसमें नहीं आएगा। तो दिस कलेक्शन इज अ सेट। और इसमें वेल डिफाइंड रूल क्या है, एक रूल के अंडर कलेक्ट कर रहा हूं। रूल क्या है, 50+ सेंचुरीज कहां पे, इन ओडीआई। तो एक ऐसा कलेक्शन में मतलब हम कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर अ वेल डिफाइंड रूल। तो अब आपको वेल डिफाइंड रूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वेल डिफाइंड रूल का मीनिंग क्या है, देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि कौन उसमें आएगा, कौन उस कलेक्शन में नहीं आएगा, इस कंफ्यूजन। जैसे यहां पे कंफ्यूजन था कि यहां जो अभी करंट प्लेयर है, जैसे श्रेयस अय्यर है, बहुत लोगों को नाम नहीं पता होगा मे बी, ठीक है, क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा। जो करंट आपके कोच हैं, कुछ प्लेयर्स को लेते हैं, कुछ प्लेयर को नहीं लेते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो बेस्ट नहीं है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। डेफिनेटली इस कलेक्शन में आप अपने आप को तो रखोगे ही रखोगे, अपने आप में तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्या आपका टीचर आपको उस क्लास में रख रहा है इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में? क्या आप कोई दूसरी फैकल्टी उस कलेक्शन के रख रहे हैं? मान लीजिए मैथ्स की फैकल्टी है, साइंस की फैकल्टी है, और आपके डिफरेंट इंग्लिश की फैकल्टी है। अब मैथ्स वाले के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट की डेफिनेशन अलग होगी, साइंस वाले के अकॉर्डिंग अलग होगी। तो यहां फैकल्टी वाइज ये कलेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है इट इज नॉट क्लियर कि वो किसके बेस पे इंटेलिजेंसी चेक करी जाए। लेकिन अगर मैं इस पे कंडीशन लगा दूं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास मोर देन 80% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, उनको अगर मैं इंटेलिजेंट बोल दूं, वो सारे स्टूडेंट जिनके 80% मार्क्स से 80% से ज्यादा मार्क्स हैं इन मैथमेटिक्स, अगर उनको मैं इंटेलिजेंट बोल दूं, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, तो वो फिक्स है, उसमें वही स्टूडेंट आएगी जिनके 80% से ज्यादा मार्क्स है। यहां मैथ की फैकल्टी आ जाए, साइंस की फैकल्टी आ जाए, फिजिक्स की फैकल्टी आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट की फैकल्टी आ जाए, उस कलेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। उस कलेक्शन में फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे जिनके 80% से ज्यादा मार्क्स हैं इन अ मैथमेटिक्स। तो दिस इज अ कलेक्शन, क्योंकि यहां पे जो रूल बनाया हमने, रूल कौन सा बनाया, मोर देन 80% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये रूल वेल डिफाइन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि कौन इसको फॉलो करेगा और कौन इसको फॉलो नहीं करेगा। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल,
आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड इन अ रेस्टोरेंट। आप किसी एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे टेस्टी फूड का कलेक्शन। अब थाउजेंड्स ऑफ पर्सन आते हैं रेस्टोरेंट में, हर पर्सन के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्टी फूड होता है। किसी को पिज्जा अच्छा लगेगा, किसी को बर्गर अच्छा लगेगा, किसी को मेनली जो मेन कोर्स डेली बेसिस पे थाली होता है, किसी को पनीर अच्छा लगेगा, किसी को दाल अच्छी लगेगी। इट इज डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, नॉट रेस्टोरेंट। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग उसका हर चीज बेस्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपके पास 10 कस्टमर्स बैठे हुए हैं, 10 टेबल्स पे डिफरेंट कस्टमर बैठे हैं, डिफरेंट फैमिलीज बैठी हैं, उन डिफरेंट फैमिली का डिफरेंट ऑर्डर होता है, क्योंकि उनका टेस्ट के अकॉर्डिंग उनका बेस्ट चीज चेंज हो रही है, और इनफैक्ट फैमिली के अंदर भी अलग अलग चीज ऑर्डर हो रही है। तो डेफिनेटली कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड, इसमें ये जो टेस्टी वर्ड है, ये हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। एक बंच ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग ये अलग कलेक्शन होगा, दूसरे बंच ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग अलग कलेक्शन होगा। तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। लेकिन मैं अगर ये कर दूं उसी रेस्टोरेंट में कलेक्शन ऑफ फूड हैविंग प्राइस मोर देन 500 रुपीज, तो कुछ एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ फूड्स होगा। जैसे आपके पास स्पेशल थाली आ गई, उसमें पनीर है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो इस कलेक्शन में आ जाएगा। तो आपके पास फिक्स हो गया यहां पे कि वही सारे फूड्स इस कैटेगरी में इंक्लूडेड होंगे जिनका प्राइस 500 से ग्रेटर है। तो यहां जो वेल डिफाइंड रूल है, प्राइस मोर देन 500 रुपीज, वो सारे फूड कलेक्ट, तो इट इज अ सेट। सिमिलरली आप कहीं कार बाई करने जा रहे हैं, किसी एक शोरूम पे गए, देन दूसरे शोरूम पे गए, यहां आपने वो कलेक्शन पिक करा जो बेस्ट कार्स का है। अब हर शोरूम अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कार देगा, और उस बेस्ट कार में भी जो डीलर है उसको कौन सी कार्स को मैक्सिमाइज सेल करना है, वो अपनी उसी कार को बेस्ट देगा। आप सुजुकी मारुति के शोरूम में जा रहे हैं, अगर किसी डीलर को सियाज को सेल आउट करना है, ठीक है, मान लो उसके पास 100 पीस ऑफ सियाज के हैं और उसका टारगेट है कि इस साल में उसको सेल करना है, तो वो अपना बेस्ट क्या बताएगा, सियाज कार। और किसी डीलर को बलिनो कार सेल करनी है, तो डेफिनेटली वो बलिनो को बेस्ट बताएगा। तो यहां जो बेस्ट वर्ड है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। या आप गए, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग मारुति जो हो सकती है वो बेस्ट कार हो सकती है, किसी दूसरी फैमिली के अकॉर्डिंग टाटा की बेस्ट कार हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का बजट क्या है, आपकी फैमिली कहां किस एरिया में लिव कर रही है, क्योंकि वहां सर्विस की फैसिलिटीज कैसी है, ठीक है। इसी टाइप से डिफरेंट आपके ब्रांड्स हैं, होंडई है, ऐसा ब्रांड आ जाए जो किसी विलेज एरिया में जहां सर्विस भी नहीं है, जिसकी आप सर्विस ही नहीं करा सकते, तो डेफिनेटली विलेज एरिया में वो बेस्ट कार नहीं मानी जाएगी। तो ये जो बेस्ट वर्ड है ना, वो ओवरऑल यूनिवर्स में वेल डिफाइन नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन, कलेक्शन टू कलेक्शन वेरी कर रहा है। तो इट इज नॉट अ सेट। अगर मैं कहूं कि बेस्ट कार का कलेक्शन पिक कर लो, तो इट इज नॉट अ सेट। लेकिन अगर मैं आपको कहूं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की वो सारी कार को कलेक्ट कर लीजिए जिनका माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है, डेफिनेटली इस कैटेगरी में कुछ फिक्स नंबर ऑफ कार्स डेफिनेटली आ जाएंगी। तो दिस कलेक्शन इज अ सेट। यहां पे वेल डिफाइंड रूल क्या है, हैविंग माइलेज मोर देन 20 किलोमीटर पर लीटर। तो आई थिंक मैंने यहां जो लिखे हुए हैं वो सिर्फ कलेक्शन है, नॉट अ सेट, क्योंकि ये जो रूल बनाए जिसके अंडर इनको कलेक्ट करा वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड टर्म का मीनिंग समझा गया होगा।
मीनिंग क्या है, जो ओवरऑल यूनिवर्स में सेम कलेक्शन रखे, यानी कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये मेंबर आएगा ये मेंबर नहीं आएगा। ये सारे कलेक्शन क्या है, सेट है, क्योंकि यहां पे जो रूल्स अप्लाई करे गए हैं ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए। पहले केस में ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट प्लेयर, इंडियन क्रिकेट प्लेयर। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, फूड। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कार्स। तो बेसिकली सेट को जब डिफाइन करना है तो तीन टर्म्स होती हैं। हमें कलेक्शन बनाना है, इसका कलेक्शन, कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ऑब्जेक्ट डिपेंड करेंगे कि आपको किस कैटेगरी का कलेक्शन बनाना है। इट कैन बी प्लेयर, इट कैन बी स्टूडेंट, इट कैन बी फूड, इट कैन बी कार्स, एनीथिंग इट कैन बी। तो हमें एक कलेक्शन बनाना है, और कलेक्शन क्या बनाना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाना है। लेकिन इन सब में एक रूल अप्लाई होगा, और वो रूल क्या है, वेल डिफाइंड रूल के अंडर। तो किसी भी सेट को डिफाइन करना है तो बेसिकली तीन टर्म्स की जरूरत है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर अ वेल डिफाइंड रूल। आज के बाद किसी को डेफिनेशन बतानी है तो आप सिर्फ तीन टर्म के बेस पे आप बता सकते हैं। एवरी कलेक्शन अंडर अ वेल डिफाइंड, every collection of object under a well defined rule is called a set। एक लाइन में याद हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो सेट नहीं है, आप यहां से कोई भी पिक कर सकते हैं और ऐसा एग्जांपल बनाओ, इसी को सेट बनाने के दिखाओ, तो आप यहां पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। और ऐसी कंडीशन लगानी है जो फिक्स हो, जिसके अकॉर्डिंग कंफ्यूजन ना हो कि उसके बाहर कौन है उसके अंदर कौन है। तो यहां स्टार्ट करते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ अ सेट्स क्या है। A set is a well-defined collection of objects। तो यहां देखिए तीन टर्म्स का मेनली सारा काम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। और यहां जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट रिपीटेड नहीं होते। A set is a well-defined कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, अ कलेक्शन सेट टू बी वेल डिफाइंड इफ वी कैन क्लियरली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज बिलोंगिंग टू दैट कलेक्शन और नॉट बिलोंगिंग टू। हम ये डायरेक्टली देख के बता सके कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया, कलेक्शन ऑफ स्पून्स। आपके किचन में कलेक्शन ऑफ स्पून्स है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अब इसमें स्पून्स होंगे और नाइफ नहीं आएंगे, डेफिनेटली क्लियर है। कोई मसाला नहीं होगा उस बॉक्स में, उस ड्रॉर में, ठीक है। अ ड्रॉर ऑफ स्पून्स, अ बॉक्स ऑफ नाइफ्स, तो उसमें स्पून्स नहीं होंगे। जैसे मैं एक कलेक्शन बनाया, कलेक्शन ऑफ स्पून्स, तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। डेफिनेटली फिक्स हो गया, स्पून्स आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड रूल का मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अ कलेक्शन इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ वी कैन क्लियरली से दैट और डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर और बिलोंगिंग टू दैट सेट और नॉट। क्लियर? एंड ऑब्जेक्ट इन सेट आर ऑल्सो कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। अब मैं कुछ नोटेशन डिफाइन करता हूं। जो सेट्स हैं, सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं, एस से डिनोट कर सकते हैं। तो जो कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं अल्फाबेट के, वो आपके सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे जाते हैं। और मैं अगर ये लिखता हूं ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है। इन, इसका मतलब इन क्या, ए। जैसे सिंपली हम आपको बताएं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, एन से। एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। और इसमें क्या आएगा, इसको कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिख सकता हूं, 1 2
3, 4 एंड सो ऑन। ये आ गया। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, -11 क्या इसका मेंबर है, इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये नोटेशन है नॉट अ मेंबर, इसका मतलब -11 इज नॉट एन एलिमेंट, या इसको बोलेंगे मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 इज बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का मतलब उस सेट के अंदर है, तो 13 इज इन एन, ये लिख सकते। आई थिंक नोटेशंस का मीनिंग पता हो गया। जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कोई भी कैपिटल लेटर यूज करेंगे, और उसके एलिमेंट्स, मेंबर या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल लेटर ABCXYZ कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इट इज स्मॉल लेटर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में आता है, ये आपका कर्ली ब्रेसेस आएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। विच ऑफ फॉलोइंग कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस इट इज सेट। तो बेसिकली आपको इन 4 में से डिसाइड करना है कौन सा सेट है। जैसे कलेक्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पास आएंगे। अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को देना है तो आपके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल फ्लावर अलग होगा। किसी को पीसफुल लाइफ के लिए देना है तो ब्यूटीफुल फ्लावर की डेफिनेशन अलग होगी। ठीक है, किसी को आपको एज अ, मान लीजिए बुके देना है तो वहां ब्यूटीफुल फ्लावर कलेक्ट करने की डेफिनेशन अलग होगी। कहीं आपको पूजा में फ्लावर्स यूज करने हैं तो वहां ब्यूटीफुल फ्लावर की डेफिनेशन अलग होगी। कौन से फ्लावर्स यूज होते हैं पूजा में वो आपके अलग होंगे। तो यहां ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो इट इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट, ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वो ऑलरेडी प्री डिफाइन है। कौन होते हैं, AEIOU, यही कलेक्शन आएगा। 5 ही वर्ड अल्फाबेट होते हैं जो कहां आते हैं, वोवल्स में आते हैं। तो ये मेरा एक सेट बन गया, जिसको क्या नाम दे सकता हूं मैं, V। अब यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन इसके बाहर है कौन इसके अंदर है। ये 5 इसके मेंबर इसके अंदर है, इसके बाहर कोई नहीं है। इसके अलावा कोई, बाकी सारे अल्फाबेट बेसिकली बाहर है। तो इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ टेस्टी, टेस्टी वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, तो इट इज नॉट अ सेट। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, विच कलेक्शन इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ गुड मूवी, अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है तो आपके अकॉर्डिंग गुड कलेक्शन क्या होगा, आपके सिस्टम में एक्शन मूवी का होगा। और अगर किसी को रोमांटिक मूवी पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग वो कलेक्शन क्या होगा, रोमांटिक मूवी का होगा। और किसी को कार्टून्स पसंद है तो उसका कलेक्शन क्या होगा, कार्टून मूवीज। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये जो गुड वर्ड है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ रिवर्स विद क्लीन वाटर, अब ये क्लीन वर्ड का मीनिंग, इंडिया में हर पार्टी कहती है हमारे अकॉर्डिंग गंगा क्लीन है। अब वो क्लीन वर्ड ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं है वो क्लीन। ठीक है, जो करंट में आपकी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग गंगा यमुना सब कुछ उन्होंने बहुत क्लीन कर दिया। लेकिन जो अपोजिशन में पार्टी बैठी है उसके अकॉर्डिंग उस क्लीननेस नहीं है। तो 2 अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो ये क्लीन वर्ड जो है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट अ सेट। यहां कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 20, इवन नंबर जो 20 से लेस है, मैं नेचुरल नंबर में बात करता हूं। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, इन नेचुरल नंबर, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को। तो क्या आ जाएगा इस कलेक्शन में, इवन नंबर, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो क्या आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। हमें चाहिए लेस देन, तो 20 नहीं आएगा, तो इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं। फिक्स है
कि ये सारे इसके मेंबर होंगे, इसके बाहर जो होगा बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो दिस इज कलेक्शन। यहां जो लेस देन 20 एंड इवन नंबर है, ये वेल डिफाइंड रूल। कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉय, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बहुत हैंडसम हूं, आपके अकॉर्डिंग आप बहुत हो, लेकिन दुनिया के अकॉर्डिंग तो नहीं हो ना। तो ये जो वर्ड है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आ गया पी। तो अगर ये एग्जांपल्स क्लियर है ना, तो आज के बाद सेट की डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होने। तो हम यहां ए टू जेड, बेसिक टू डिटेल, बहुत हैवी चीजों में भी जाएंगे आगे, जो आपके आगे जाके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज हो। बट वो हैवी चीजें तभी समझाएंगी जब हमारा बेस क्लियर है। अगर मेरे को ये नहीं पता कि सेट है या नहीं है, और ये सोचने में अगर मैं 2 सेकंड भी लगा रहा हूं ना कि ये सेट है या नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास डेफिनेशन में कंफ्यूजन। तो मैथ सीखना है तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन वर्ड यूज करें या सेट वर्ड यूज करें, दोनों का मीनिंग सेम है। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक, मेरे अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग बुक, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है तो मेरे अकॉर्डिंग वो है। और बहुत ऑलमोस्ट 60-65% स्टूडेंट है जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी सर्वे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 60 से 65% पर्सन है जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, उनको ये नहीं समझाता कि मैथ्स को कहाँ यूज कर रहे हैं हम। तो उनके अकॉर्डिंग मैथ्स की कलेक्शंस जो है, बुक्स की कलेक्शन नहीं, उनके अकॉर्डिंग और कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा। तो ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 30। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन फिक्स है कि वो नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल हो, दैट इज अ प्राइम नंबर। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे यहां पे इस कलेक्शन में? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, और लास्ट में 29। बीच में जो भी आएगा आप लिख सकते हैं। इसको मैं डिनोट कर सकता हूं पी लेटर से। फिक्स है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि इसके बाहर कौन है, इसके अंदर कौन है। तो दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग, अगर आप एक स्मॉल टाउन में जाएंगे, उसमें 2 मंजिला बिल्डिंग भी टॉल हो सकती है। और अगर आप दिल्ली मुंबई में पहुंच जाओ, वहां 100 फ्लोरी बिल्डिंग भी टॉल की गारंटी नहीं है। दिल्ली में जाएंगे बड़े बड़े होटल में 100 फ्लोरी बिल्डिंग भी है। तो यहां टॉल की डेफिनेशन सिटी वाइज चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए दिस टॉल वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, तो इट इज नॉट अ सेट। फेमस सिंगर्स, ये जो फेमस वर्ड है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं हूं फेमस, दुनिया के अकॉर्डिंग कुछ और होगा, बट इट इज नॉट अ सेट। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सेट? कलेक्शन ऑफ डिलीशियस फ्रूट, मेरे अकॉर्डिंग मैंगो है, आपके अकॉर्डिंग एप्पल हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग बनाना हो सकता है, जो आपकी फेवरेट चॉइस है। तो ये डिलीशियस वर्ड जो है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ स्मार्ट टीचर, वो आपको ऑब्वियसली पता है जब क्लास में स्मार्ट टीचर है। ठीक है, मेल और फीमेल में से स्मार्टनेस कहां जाएगी? आपकी फीमेल की तरफ जाएगी। 90% केस में यही होता है, और उसमें भी हर स्टूडेंट का अपने अकॉर्डिंग कलेक्शन होता है। तो दिस स्मार्ट वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, so it is not a set. ब्रेव सोल्डर, अब ब्रेव सोल्डर की डेफिनेशन, यहां ब्रेव वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जांपल आपको पता है। कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक,
वीक में कौन कौन से डेज हैं, तो ऑब्वियसली फिक्स हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इस कलेक्शन में डेफिनेटली ये 7 मेंबर आएंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कौन बाहर है कौन अंदर है, फिक्स हो गया ये यानी। तो इट इज अ सेट। आई थिंक क्लियर है डेफिनेशंस, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, मैंने बहुत सारा टाइम लगाया डेफिनेशन लिखाने की, यही आपको करना है। अगर डेफिनेशन क्लियर होगी ना, उसके बाद आप चीजें करना बड़ा इजीली समझो। स्टूडेंट करता क्या है, ट्राई करता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूं जल्दी से। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन हमें कंसेप्ट पता लग गया, मुझे मीनिंग पता लग गया चीजों। मैं गारंटी देता हूं कि आप जितनी भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व कर पाएंगे, प्रोवाइडेड टर्म्स पता है, डेफिनेशन पता है, चीजें प्रूफ करने का प्रोसेस पता है। हम आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो लाइफ टाइम काम आ गया। और ये जो 11th का कोर्स है, अगर ढंग से कर लिया तो 12th में 30% पढ़ने की जरूरत है। तो 9th और 11th ढंग से कर लो, 10th और 12th बड़े इजीली हो जाएगी। जो सबसे बड़ा फियर है स्टूडेंट का आज की डेट में, 10th में 100 मार्क्स 90+% कैसे लेके आने हैं। बेस क्या है, स्टूडेंट आजकल करता क्या है, जाके 10th में मेहनत करना स्टार्ट करता है। अगर आपने 9th की बुक ढंग से कवर अप करी हुई है तो 10th में एफर्ट आपको 30% से ज्यादा नहीं करने की। इसी टाइप से 11th अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो 12th में जाके आप 30% मेहनत करोगे। यही चीजें आगे 12th में यूज हो। अगर मैंने सेट की डेफिनेशन 9th में सीख ली, और अगर आपको 10th 11th में सीख ली, और अगर आपको 12th में दोबारा सीखनी पड़ रही है, दोबारा पढ़नी पड़ रही है दोबारा 12th की क्लास में, तो इसका मतलब हम पढ़ नहीं रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को 2 टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूलर फॉर्म। तो अंडर अ रूल अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको रूलर फॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे उस पर आते हैं। अभी पहले पहला फॉर्म देखते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे लिख दो। यहां प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, क्या इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे? इसका मतलब ऑल द एलिमेंट इज रिटन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, सारे एलिमेंट को लिखना है। क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करें मैंने, 0 आएगा इसमें, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, लेकिन इसके बीच में भी तो कोई आएगा, 0.01 भी आएगा, 0.02 भी आएगा, इसके बीच में फिर कुछ आ जाएगा, 0.001 भी आ जाएगा, 0.002 भी आ जाएगा, इसके बीच में फिर आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। तो क्या मैं सारे एलिमेंट को लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो इसलिए 2 फॉर्म बनाए गए हैं। एक फॉर्म जब हम सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूं सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 10, तो डेफिनेटली मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं, इट इज 2, 4, 6, 8 एंड 10 लिख सकता हूं इसको। तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। बट जरूरी नहीं है कि हम हर कलेक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको एक अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रूल फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ठीक है, वो कैसा होगा उसको अभी देखते हैं। जैसे सेट ऑफ मंथ हैविंग 30 डेज, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है।
कौन से मंथ है जिसमें 30 डेज होंगे? तो मैं यहां जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके 12 मंथ है। यहाँ कितने डेज होते हैं? 31 जनवरी, देन 28 और 29, देन 31, 30, 31, 30, देन 31, 31, 30, 31, 30। तो कौन कौन से मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज हैं? इट इज अ नवंबर मंथ, सितंबर मंथ, एंड देन जून मंथ एंड अप्रैल मंथ। तो यहां पे मेरा कलेक्शन क्या आ जाएगा, जिसको मैं एस से डिनोट कर देता हूं। इट इज अप्रैल, देन जून, देन सितंबर एंड नवंबर मंथ। These are only 4 months which are having 30 days. ठीक है, तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को दो ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, और ये ब्रैकेट्स जो होते हैं दैट इज कर्ली ब्रैकेट। सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 30। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखने हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 4 है 2 स्क्वायर की फॉर्म में, 3 स्क्वायर की फॉर्म में, 9 है जो। परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन नंबर सिस्टम में आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैंने ऑलरेडी इसके कुछ लेक्चर्स डाले हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, आप वहां से देख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें क्या लिखना है? लेस देन 30। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा कलेक्शन आ जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं 4, 9, 16, 25। तो कितने मेंबर आ गए इस सेट में? 5 मेंबर। तो हर एलिमेंट को यहां सेट के अंदर लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सिमिलरली सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 40। मैं यहां सारा डिस्कशन इन एन कर रहा हूं, नेचुरल नंबर में यहां भी इन एन कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? ये चीज डेफिनेशन जेड में भी हो सकती है, रियल में भी हो सकती है, नंबर सिस्टम में तो वो भी आते हैं, रैशनल में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं नेचुरल नंबर में डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 के मल्टीपल क्या 0 आएगा इसमें? अगर मैं नेचुरल में बात कर रहा हूं तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहां डिस्कशन नेचुरल में कर रहा हूं। तो पहला नंबर 5 का मल्टीपल 5, देन 5 इंटू 2 10, देन 15, 20, 25, 30, 35, लेस देन 40, तो 40 नहीं आएगा। क्लियर? तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो गया। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। अगेन मैं यहां डिस्कशन कर रहा हूं इन नेचुरल नंबर। तो ये कलेक्शन क्या आ गया आपके पास? इट इज 2, 4, 6, 8। ये 4 मेंबर्स है इस सेट में। तो दिस इज ऑल्सो रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो इसका है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूलर फॉर्म। अगर मैं किसी एक रूल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता हूं, जैसे मैंने आपसे लास्ट एग्जांपल पूछा, सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 and 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? एक्स बिलोंग्स टू रियल। रियल नंबर के सेट को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम आपने 9th और 10th दोनों क्लासेस में पढ़ा होगा, रियल नंबर सिस्टम। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने 9th 10th क्लास के लेक्चर्स में ये रियल नंबर सिस्टम दिया हुआ है। अगर आपको चीजें रिवाइज करनी है तो वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर सच दैट क्या आएगा? जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैंने सारे एलिमेंट लिखने के बजाय एक रूल के अंडर एलिमेंट को लिख दिया। कैसे? जो ऑब्जेक्ट आएगा वो रियल नंबर होगा और बिटवीन क्या होगा? 0 and 1।
ऐसे लिखते हैं 0 और 1 के बीच में। जैसे यहां एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 20, तो कैसे लिखेंगे? इसको S से नोटेट कर देते हैं। कैसे लिखेंगे? 3 के मल्टीपल, तो 3 इंटू क्या लिख देंगे? K, ये लिख देंगे। सच दैट, ये क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, तो 3K बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा? नेचुरल नंबर। सच दैट K कहां से वेरी करेगा? मुझे 20 से लेस चाहिए और नेचुरल नंबर चाहिए, तो K इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 अप टू 6 तक जाएगा, क्योंकि K को 7 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। या इसी चीज को मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूं। दिस इज कैन बी रिटन एज 3K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट K जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है एंड K की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 6 और मिनिमम क्या हो सकती है? 1। दिस इज द कलेक्शन। तो कुछ कंडीशन लगा के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिकली हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, और मैक्सिमम टाइम हम इसी फॉर्म का यूज करेंगे। सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 50, कैसे लिखेंगे इसको? परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि x चाहिए, मैं यहां बात कर रहा हूं इन n, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इक्वल टू सम क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर। एंड ये जो n स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 50 है, तो लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर? इसी टाइप से सेट ऑफ ओड नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ, जस्ट 1 मिनट, सेट ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ 5। तो अब ओड नंबर कैसे होते हैं? 2K माइनस 1। अब देखो ये ओड नंबर क्यों है? K इक्वल टू अगर 1 रखूंगा, ठीक है, यहां K इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। K इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। K इक्वल टू 3 रखूंगा तो ये 5 आ जाएगा। तो ये सारे ओड नंबर्स आ गए। मुझे यहां सेट ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के कौन से मल्टीपल चाहिए? ओड मल्टीपल। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? किसी ओड नंबर से, तो 2K माइनस 1 सच दैट कंडीशन क्या लगाएंगे? K जो होगा कोई भी नेचुरल नंबर होगा विद K की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक ले जा सकता हूं मैं? यहां पे कंडीशन लगा देते हैं 5 इंटू 2K माइनस 1 लेस देन 50, ये लिख सकता हूं। क्लियर है? इसी टाइप से सेट ऑफ ऑल इंटीजर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8, इसको हम कैसे लिखेंगे? K belongs to Z such that 4 divides K and 8 does not divide K, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज माई S। तो जनरली हम जो लार्जर सेट होते हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डेफिनेशन ऑफ सेट्स कवर करी, सेट्स के 2 रिप्रेजेंटेशन लिखे। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफाइड करेंगे सेट्स क्या होते हैं, किस किस कैटेगरी के सेट्स हम बना सकते हैं, देन सबसेट्स का मीनिंग क्या होता है, देन उसके फर्दर लेक्चर्स में हम सेट्स में ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आगे यूजफुल, ठीक है। थैंक यू।